हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय सर और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस पर। उम्मीद है आप सभी खुशहाल और मस्त होंगे। और आज बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाली है। आज हम क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं फिजिक्स में से। टॉपिक है हमारा संधारित्र का संयोजन। इसमें से अधिकांशतः हमें न्यूमेरिकल देखने के लिए मिल जाते हैं हमारी बोर्ड परीक्षा में। तो मैं आपको सबसे पहले संधारित्रों का संयोजन भी बताऊंगा और उसके बाद में इनसे रिलेटिव जो कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। सबसे पहले हम संधारित्र को समझते हैं। संधारित्र होता क्या है, ठीक है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी पदार्थ के आकार में वृद्धि किए बिना ही और उसमें आवेश की मात्रा को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा भी है, विद्युत रोधी द्वारा पृथक्कृत दो चालकों से मिलकर बनी एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालकों के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। यानी संधारित्र जो है, कौन? संधारित्र विद्युत रोधी द्वारा पृथक्कृत दो चालकों से मिलकर बनी एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालकों के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सकता है। तो ऐसी युक्ति को हम क्या बोलते हैं? संधारित्र कहते हैं, जो किसी भी पदार्थ की आकार को यानी उसकी शेप को बिना बढ़ाए हुए ही और क्या करते हैं, उसमें पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किए जा सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? संधारित्र कहते हैं। अब उसके बाद में बात आती है संधारित्र की धारिता। तो C बराबर होता है Q/V, यानी C बराबर क्या होता है? Q/V। अब यहीं से हमें क्या है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि इसी फॉर्मूले के द्वारा हम क्या करेंगे, उसके जो श्रेणी क्रम संयोजन है और समांतर क्रम संयोजन है उनके फॉर्मूला हम वहाँ पर निकालेंगे। चलो देखते हैं आगे। संधारित्रों का संयोजन। अब संधारित्रों का संयोजन जो होता है वो दो क्रम में होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे? सबसे पहले हम समझते हैं श्रेणी क्रम को। किसको समझेंगे? सबसे पहले श्रेणी क्रम को हम समझते हैं। तो श्रेणी क्रम जो है उसमें क्या होता है, इससे जो पिछली जो क्लास थी 10th क्लास के लिए मैंने पढ़ाया था, उसके लिए प्रतिरोधों का संयोजन मैंने आपको बताया था। तो प्रतिरोधों के संयोजन में मैंने बताया था कि उसमें क्या होता है, एक के बाद एक, जैसे एक प्रतिरोध लगा है, जस्ट उसके बाद दूसरा प्रतिरोध लगा हुआ है, उसके बाद फिर तीसरा लगा हुआ है। तो ये जो सीरीज जो चलती चली जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ऐसे इसमें हम देखेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जैसे यहां पर ये एक संधारित्र लगा हुआ है, यहां पर ये दूसरा लगा हुआ है और यहां पर ये तीसरा लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या लगे हुए हैं? संधारित्र इसमें लगे हुए हैं। अब इसमें क्या है, जैसे इस संधारित्र दो प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। एक प्लेट पर क्या धनावेश है, दूसरी प्लेट पर क्या है? ऋणावेश है। फिर इस पर धनावेश, इस पर ऋणावेश, इस पर धनावेश, इस पर ऋणावेश। ठीक है, इस तरीके से ये इस तरीके से ये क्या है, एक दूसरे से समायोजित है यानी जुड़े हुए हैं। तो इसमें क्या देखने के लिए हमें मिला है, ये इसे हम मान लें C1, इसे मान लें C2, इसे हम मान लें C3। ठीक है,
ए और बी। अब जो पहला जो संधारित्र ये लगा हुआ है, इस पर क्या हुआ, इसमें आवेश की जो मात्रा है, इन सभी संधारित्रों में आवेश की जो मात्रा है वो क्या रहेगी, समान रहेगी। सब में मात्रा क्या रहेगी, समान रहेगी। लेकिन इसके जो विभव हैं वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इस पर क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, इस पर V2 हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। यानी विभवों की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, डिफरेंस रहेगी। और जो आवेश है, आवेश सब पर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, समान रहेगा। आवेश की मात्रा क्या रहेगी, समान रहेगी। चलो तो देखते हैं। अब यहां से इससे पहले मैंने क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था संधारित्र की धारिता, यानी C बराबर क्या था, Q अपॉन V। संधारित्र की धारिता C बराबर क्या था, C अपॉन V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। V बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो हम इन सबके लिए निकालेंगे, जैसे V1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर V2 की निकालेंगे, फिर किसकी निकालेंगे, V3 की। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1, Q अपॉन C1। और V2 बराबर हमारा हो जाए Q अपॉन C2। एंड V3 बराबर हमारा हो जाए Q अपॉन C3। ठीक है, इस तरीके से हमने सबकी वैल्यू अलग अलग करके क्या कर ली, फाइंड कर ली। अब हम यहां पे निकालेंगे अतः तुल्य अतः परिपथ में तुल्य विभव। V बराबर क्या हो जाए, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V बराबर हमारा क्या निकल गया है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V की जगह पर हम क्या लिख दें, Q अपॉन C। और V1 बराबर हमारा क्या है, Q अपॉन C1 है। और V2 बराबर हमारा क्या है, Q अपॉन C2 है। और V3 बराबर हमारा क्या है, Q अपॉन C3 है। दोनों तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा है, इधर जो है, इधर Q कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, सब में Q लगा हुआ है, इधर भी Q है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, Q 1/C इक्वल Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से ये हमें क्या प्राप्त हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला हमें मिल गया। और श्रेणी क्रम में जो धारिताएं जुड़ी हुई हैं, तो उसमें अगर जो हमसे तुल्य धारिता वैल्यू पूछी जाती है, तो वहां पर हम ये वाला फॉर्मूला क्या कर देंगे, पुट कर देंगे और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी सी बात हमें समझ में आ गई। यहां पर हम निकालेंगे अतः तुल्य, अतः परिपथ में तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। ठीक है, तो ये क्या है, परिपथ में तुल्य धारिता निकल गया अभी यही है। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। ठीक है जी, तो ये तो हमारा क्या हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। और नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा, इसी का जो संयोजन है वो क्या है, समांतर क्रम संयोजन है। तो समांतर क्रम में क्या होता है, जो धारिताएं लगी होंगी और उनके बीच में क्या होगा, समान अंतर होगा। क्या होगा, समान अंतर होगा। देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम में क्या है, जैसे एक ये पॉइंट इधर बना हुआ है, यहाँ पर ये, यहाँ से एक संधारित्र इस तरीके से ये लगा हुआ है, और यहीं से दूसरा संधारित्र यहाँ पर ये लगा हुआ है, और यहीं से तीसरा संधारित्र ये लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से संधारित्र जुड़े हुए हैं, C1
C2 एंड C3। ठीक है, इस तरीके से संधारित्र लगे हुए हैं और इनमें यहाँ पर क्या है, क्यू आवेश यहाँ से जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये किसी सेल या बैटरी से लगे हुए, तो इनमें क्या है, क्यू आवेश जैसे इनमें जा रहा है। अब ये क्यू आवेश जो जा रहा है यहाँ से 3 पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, Q1, Q2 एंड Q3। आवेश की मात्रा इनमें क्या है, भिन्न भिन्न है। अब इनके बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, समान होगा। विभवांतर क्या होगा, समान होगा। विभवांतर इनमें समान है, आवेश की मात्रा अलग अलग है। तो अभी जो हमने बताया था C बराबर क्या था, Q अपॉन V। C बराबर क्या था, Q अपॉन V था। तो Q बराबर क्या हो जाए, C इंटू V। तो C इंटू V, सॉरी सही है। Q बराबर हमारा क्या हो जाए, C इंटू V हो जाएगा। अब यहां से हम देखते हैं, सबसे पहले हम किसके लिए निकालें, Q1 के लिए निकालेंगे, आफ्टर देन Q2, नेक्स्ट Q3। तो Q1 इक्वल क्या हमारा हो जाएगा, C1 इंटू V, और Q2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, C2 इंटू V, और Q3 बराबर हमारा हो जाएगा C3 इंटू V। तो इस तरीके से ये हमारे Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू जो है वो निकल के आ गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अतः कुल आवेश Q इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q की वैल्यू क्या है, C इंटू V, C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V प्लस C3 इंटू V, C इंटू V। अब इसमें क्या है, V सब में क्या है, कॉमन हमें दिखाई दे रहा है। जितनी वैल्यूज हमने जो यहाँ पर रिटर्न राइट जो की हैं उसमें क्या है, V क्या है हमारे पास कॉमन, तो V हमने कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3। V से भी कैंसिल हो गया, तो C को हमारे पास हो गया C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से ये हमें क्या फाइंड हो गया, समांतर क्रम संयोजन के लिए, तुल्य धारता के लिए ये फॉर्मूला है। परिपथ में तुल्य धारता क्या हो जाएगा, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा जो फॉर्मूला है वो निकल करके क्या हो गया, तैयार हो गया। अब क्या है, अब इसके बाद में ये श्रेणी क्रम समांतर क्रम हो गया। अब इनसे रिलेटिव क्या है, जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें भी हम आगे देखेंगे। आप उससे पहले आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, तो अब इसमें हमें जो देखने के लिए जो मिला है, इसमें मैं आपको बताऊं, यहाँ पर क्या होता है, धनावेश होता है और इधर क्या होता है, ऋणावेश। जैसे मैंने पिछले में भी बताया था। ठीक है, तो एक तरफ क्या होता है धनावेश, एक तरफ क्या होता है ऋणावेश। अब धनावेशित जो प्लेटें हैं, तीनों संधारित्र की जो धनावेशित प्लेटें हैं वो यहाँ पर एक जैसी ए हम पॉइंट मान लें, ए पॉइंट पर लगी हुई है, और जो ऋणावेशित है वो बी पॉइंट पर लगी हुई है सभी की। तो इसी मतलब उसको क्रम को देखते हुए हम इसे क्या बोलेंगे, समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। क्या कहेंगे,
समांतर क्रम सही है। चलो देखते हैं आगे न्यूमेरिकल्स हैं, उनमें जो भी डाउट है वो अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दे रहा है परपथ में ए व बी के बीच तुल्यधारता ज्ञात कीजिए। एक यहाँ पर पूरा डायग्राम बना हुआ है और उसमें क्या दे रहा है, इस परपथ के बीच में ए और बी के बीच में धारता ज्ञात कीजिए। तो ये क्या है, एक मिश्रित क्रम हो गया इन सब का। क्या हो गया, मिश्रित क्रम हो गया। अब जो हमें अलग से ऐसे दे दिया होता, श्रेणी क्रम दे दिया होता, भाई हम उसका फॉर्मूला पुट करते हैं, निकल के आ जाता। अब दिक्कत तो सबसे बड़ी जो आ रही है वो क्या आ रही है, श्रेणी क्रम भी है, समांतर क्रम भी है, सब चीज देखने के लिए नहीं, हम कैसे सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, देखते हैं। देखें तो यहाँ पर हमें ए और बी के बीच में पूछ रहा है, ए और बी के बीच में क्या पूछ रहा है, तुल्य धारता पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर ये जो 8 और 8 ये कौन से क्रम में आपको दिखाई दे रहे हैं, श्रेणी क्रम हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन्हीं को पकड़ लेते हैं और इनको पकड़ करके हम क्या करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम में जस्ट मैंने अभी क्या बताया है, अभी जो फॉर्मूला मैंने आपको जो बताया था श्रेणी क्रम के लिए वो क्या था, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये किसके लिए था, ये तो था समांतर क्रम के लिए। अब श्रेणी क्रम पे आ जाइए। श्रेणी क्रम के लिए क्या था, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये था श्रेणी क्रम के लिए। चलो इसी को सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो इसे मान लें C1 और इसे हम मान लें C2। तो 1/c इक्वल क्या हो जाएगा, 1/c1 प्लस 1/c2। तो 1/c 1/8 प्लस 1/8 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/8 हो जाएगा। तो C को लगा जब हम निकालते हैं तो हो जाएगा 8/2 और निकल कर आया 4 माइक्रो फैरड। अब ये जो पूरा निकल के आया कितना निकल आया, 4 माइक्रो फैरड, ठीक है। इतना समझ में आया। अब भाई इससे क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं हुआ, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अब ये जो है, अब यहाँ पर ये कितना हो गया, 4 माइक्रो फैरड हो गया। चलो मैं इसे क्या कर दे रहा हूँ, इसे जब हमने सॉल्व कर लिया तो हम इसे इरेज करके यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 4 माइक्रो फैरड लिख देते हैं। ये क्या हो गया हमारा, 4 माइक्रो फैरड हो गया। क्या हो गया, 4 माइक्रो फैरड हो गया। अब यहाँ पर 4 माइक्रो फैरड और ये 8 माइक्रो फैरड हमें किस में दिखाई दे रहे हैं, इसकी ये वाली जो प्लेट है, इसे जो धनावेशित जो प्लेट है वो यहाँ पर आकर के जुड़ रही है और इसकी ये धनावेशित यहाँ पर आके जुड़ रही है, इसकी ऋणावेशित यहाँ पर जुड़ रही है और इसकी भी यहाँ पर जुड़ रही है। यानी यहाँ पर हमें क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम दिखाई दे रहा है, ठीक है। कौन सा क्रम दिखाई दे रहा है, समांतर क्रम। समांतर क्रम के लिए अभी हमने जो फॉर्मूला जो निकाला था वो क्या निकल के आया था, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इसे हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू भी हमारी फाइंड होकर के आ जाएगी उस C। अब इसे हम यहाँ पर फिर से इसे क्या मान लें, C1 मान लें, इसे C2 मान लें। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्वल C1 प्लस C2, तो C इक्वल हमारा हो जाएगा 4 प्लस 8, C बराबर हमारा हो जाएगा 12 माइक्रो फैरड। तो ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हुआ, नहीं हुआ। चलो आगे देखते हैं क्यों नहीं हुआ। अब इसके बारे में देखते हैं, ये पूरा सॉल्व होकर कितना आ गया, 12 माइक्रो फैरड आ गया। अब हम इसे क्या कर देते हैं, इसे भी मिटा देते हैं भाई, ये जब सॉल्व हो गए इसे हम क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। अब हमारे पास तो डायग्राम बन करके जो तैयार होगा इस तरीके से हो जाएगा, 12 माइक्रो फैरड। देख के खुशी हुई होगी, क्यों, क्योंकि अब तो क्या रह गया, सिर्फ एक ही क्रम रह गया। वो क्रम कौन सा रह गया है, समांतर क्रम रह गया, वो श्रेणी क्रम रह गया, सॉरी कौन सा क्रम रह गया, श्रेणी क्रम रह गया।
अब श्रेणी क्रम रह गया है, इसे C1, इसे C2 और इसे क्या मान लेंगे C3। अब यहाँ पर लिखेंगे ए व बी के बीच तुल्य धारिता। अब ए और बी बस रह गया। अब इसके बीच में हम तुल्य धारिता जब निकालेंगे तो 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ क्या हो जाएगा C3। तो 1/C = अब यहाँ पर क्या रहेगा 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/8। ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर लेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम जो होगा कितना होगा 24। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसे वो करेंगे सॉल्व 6 + 2 + 3 11 कितना हो जाएगा 24। 1/C = क्या निकल गया है 11/24। तो C = क्या हो जाएगा 24/11। आप इसे सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से इसका जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। यहाँ से देखो सॉल्व इसे करते हैं, कितना हो जाएगा 2 1 2.1 और उसके बाद में कितना बचेगा 11 2.19 माइक्रोफैरड। इतना निकल करके आ जाएगा। ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक है जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, 2.18 यहाँ पर हो जाएगा, 2.18 होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई इसे खोलने में मुझे भी डर लग रहा है, शायद मेरे स्टूडेंट कहीं घबरा नहीं जाएं। चलो फिर भी खोलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। आप घबराइए मत, बिल्कुल मैं इसे खोलने जा रहा हूँ, घबराना नहीं है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, इसमें सारे क्रम दिखाई दे रहे होंगे, कौन कौन से क्रम हैं। चलो कोई नहीं, देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करते ही ऐसे सॉल्व करके ही रहेंगे। ए और बी के बीच में क्या पूछ रहा है, तुल्य धारिता पूछ रहा है। घबराइए नहीं बिल्कुल भी। आप कहीं से ये पॉइंट देख लीजिए जहां पर आपको कोई भी क्रम कंटिन्यू दिखाई दे रहे हैं, रिपीट हो रहे हो, आप उन्हें जरूर देखिए। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, एक ये पूरा बना हुआ है, ये 3 माइक्रोफैरड, 3 और 3। चलो यहीं से हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं सॉल्व करने की। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी ये धनाभिषिक्त जो प्लेट है, इसकी यहाँ पर आकर के जुड़ रही है और इसकी यहाँ और इसकी भी यहीं, यानी एक पॉइंट पर धनाभिषिक्त हो रही है, दूसरे पॉइंट पर क्या है ऋणाभिषिक्त हो रही है। तो यहाँ पर हमें कौन सा क्रम देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर हमें जो क्रम है वो देखने के लिए मिल रहा है समांतर क्रम। जब समांतर क्रम दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर C, इसे C1, इसे C2 और इसे क्या मान लिया C3। तो C इक्वल क्या हो जाए C1 + C2 + C3। तो C बराबर हमारा हो जाए 3 + 3 + 3, तो C इक्वल 9 माइक्रोफैरड। ये कितना हो गया 9 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है जी, चलो तो ये इसे जब हमने सॉल्व कर दिया, इसे हम इरेज कर देते हैं यहाँ से।
ये हमारा कितना आ गया 9 माइक्रो फैरड। 9 माइक्रो फैरड। अब यहीं पे एक और क्रम हमें दिखाई दे रहा है। वो कौन सा क्रम दिखाई दे रहा है? यहाँ पर जो क्रम है वो हमें दिखाई दे रहा है श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम दिखाई दे? श्रेणी क्रम। क्यों? तो इसकी जो ऋणावेशित जो प्लेट है वो इसकी धनावेशित से क्या हो रही है? जुड़ रही है। तो यहाँ पर ये कौन सा क्रम हो जाएगा? श्रेणी क्रम हो जाएगा। चलो देखते हैं इसे। श्रेणी क्रम क्या हो जाता है? 1/c। इसे हम C1 मान लें और इसे क्या मान लें? C2। तो 1/C1 प्लस 1/C2। 1/c कल क्या हो जाएगा? 1/18 प्लस 1/9। ठीक है, तो 18 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 1 + 2 इक्वल हमारा हो जाएगा 3/18। तो C इक्वल हमारा हो जाएगा 18/3, 6 माइक्रो फैरड। तो ये कितना हो गया? 6 माइक्रो फैरड हो गया। कितना हो गया? 6 माइक्रो फैरड। ठीक है जी। चलो हम इसके बाद में फिर से हम इसे क्या करते हैं? इरेज करते हैं, क्योंकि इसे हमने क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया। जब ये सॉल्व हो गया, निकल के क्या आया? 6 माइक्रो फैरड। 6 माइक्रो फैरड। अब ये 6 माइक्रो फैरड और यहाँ पर ये, अब तो शायद आपका भी दिमाग थोड़ा शार्प चलने लगा होगा, उम्मीद है। चलो देखते हैं। अब इसकी ये धनावेशित यहाँ पर है और इसकी भी कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसकी ऋणावेशित यहाँ पर है, तो भाई इसकी भी ऋणावेशित यहाँ पर लगी हुई है। कोई नहीं, तो कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम हो गया। अब ये समांतर क्रम हो गया, इसे जब सॉल्व करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? C इक्वल C1 प्लस C2। क्या हो जाएगा? C इक्वल C1 प्लस C2। तो इसे C1 और इसे क्या मान लें? C2। तो हमारा ये हो जाएगा 6 + 6 12 माइक्रो फैरड। कितना हो गया? ये 12 माइक्रो फैरड हो गया। भाई उम्मीद करता हूं मुझसे भी पहले बच्चों ने कर लिया होगा, आंसर भी आ गया होगा। अब जिनका आंसर आ जाए वो कमेंट में आंसर जरूर टाइप कर दें। चलो देखते हैं। ये 12 हो गया, इसे हम इरेज कर देते हैं और यहां पर हम कितना लिख देते हैं? 12 माइक्रो फैरड। अब ये 12 माइक्रो फैरड जब है तो 12 और 4 कौन से क्रम में हमें दिखाई दे रहे हैं? श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं। कौन से क्रम में? श्रेणी में। तो श्रेणी में क्या हो जाएगा? 1/c इक्वल हमारा हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/c, इसे C1 मान लीजिए और इसे क्या मान लीजिए? C2। तो 1/4 प्लस 1/12। 12 क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 3 + 1 कितना हो गया? 4/12। तो C इक्वल हमारा हो जाएगा 12/4 और फाइनल आंसर हमारा निकल करके आ जाएगा 3 माइक्रो फैरड। समझ में आया होगा। और इसी के साथ साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।